ये हमारा फोर्स कंसेप्ट का फोर्थ पार्ट है। पहले 3 पार्ट में हमने जितने एलिमेंट्री बेसिक क्वेश्चंस हो सकते थे हमने उनको देखा, फोर्सेस को समझा, और लास्ट जो थर्ड हमारा एपिसोड था उसमें फ्रिक्शनल फोर्स को इंट्रोड्यूस किया। उसी पार्ट से हम आज आगे लेते हुए चल रहे हैं। ये फोर्थ है और इसके बाद लास्ट हमारे पास जो है वो फिफ्थ पार्ट रहेगा। फिफ्थ पार्ट में हम लोग ऑलमोस्ट जितना भी 11th का बचा हुआ पार्ट है उसे पूरा करेंगे, एक्सेप्ट सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन को अभी फोर्स कंसेप्ट पे नहीं लिया है, उसके लिए 2 पार्ट अलग से हमने किए हैं। सर्कुलर मोशन के लिए उसको आपको अलग से देखना होगा, और फोर्सेस के ऊपर ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पे जो क्वेश्चंस हैं उनके लिए अलग से हमारी एक सीरीज रहेगी, उसको आपको देखना होगा। इतना टाइम हमने सोचा था उससे ज़्यादा ही लग रहा है, जितना मैं कन्फाइंड करके भी और चीज़ों को प्रिसाइजली बता के भी समय उतना ही लग गया है। तो ये 5 में सिर्फ हमारा 11th का ही पार्ट हो पाएगा। उसके बाद बाकी सूडो फोर्स के कंसेप्ट, सर्कुलर मोशन वगैरह आने वाले सीरीज़ में। तो ये पांचों पार्ट पूरी तरीके से जो हमारे रहेंगे वो क्लास 11th के लिए रहेंगे, एक्सेप्ट सर्कुलर मोशन। लास्ट क्लास में हमने फ्रिक्शनल फोर्स देखा था, और फ्रिक्शनल फोर्स हमारे पास क्या था, विच अपोजेस द रिलेटिव मोशन। और हमने फ्रिक्शनल फोर्स को 2 पार्ट में कैटेगराइज किया था। एक हमारे पास था एफ एस और एक हमारे पास था एफ के। एस स्टैंड्स फॉर स्टैटिक फ्रिक्शन, के स्टैंड्स फॉर काइनेमेटिक फ्रिक्शन। और आपने देखा था कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उसकी एक रेंज थी। ये हमेशा चाहता है कि रबिंग को रोक सके, दो सरफेस जो कांटेक्ट में है वो रब ना करे। एफ के तब लगता है जब रबिंग स्टार्ट हो जाती है, और एफ के की फिक्स वैल्यू होती है। तो जो एफ एस की आपके पास एक रेंज है उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। एफ एस की रेंज आपके पास 0 से लेकर एफ एस मैक्स तक रहती है, और एफ के की वैल्यू फिक्स होती है, और वो आपके पास किसके बराबर होती है, म्यू के इंटू द रिएक्शन बिटवीन टू सर्फेसेस। और एफ एस मैक्स की जो वैल्यू होती है वो आपके पास होती है म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द टू सर्फेसेस। और ये लास्ट क्लास में हमने देखा था म्यू एस जो है वो म्यू के से थोड़ा सा अधिक रहता है, और इसका रीजन हमारे पास क्या था, ये लॉ ऑफ इनर्शिया पे है कि चलाने से ज्यादा आपको फोर्स लगाने की जरूरत पड़ेगी चलाने के लिए, और चलाते रहने के लिए आपको कम फोर्स की जरूरत पड़ेगी। सिर्फ मैं आपको एक एग्जांपल आपको देना चाहता हूं उसके लिए। ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, 10 kg का आपके पास ब्लॉक है, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स F आप अप्लाई कर रहे हो, और जो म्यू एस की वैल्यू है वो आपके पास 0.4 है। इसकी कोई यूनिट नहीं होती, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। म्यू के जो है इसकी वैल्यू 0.38 है, और आप एक F का फोर्स अप्लाई कर रहे हो। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखेंगे तो जो एफ एस मैक्स की वैल्यू आएगी वो एफ एस मैक्स की वैल्यू किसके बराबर आएगी, म्यू एस इंटू आर। इस फोर्स में 10G डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड, तो आपके पास यहाँ पे म्यू एस की जो वैल्यू आपके पास होगी वो 0.4, आर की वैल्यू m इंटू जी, एम 10 होगा, जी 10 होगा, तो ये आपके पास कितनी आ जाएगी, 40 न्यूटन। और इसी तरीके से जब आप एफ के को निकालोगे तो वो किसके बराबर होगा, म्यू के इंटू आर, जो नॉर्मल रिएक्शन आपके पास है, और उसको अगर आप यहाँ रखोगे तो वो कितना हो जाएगा, 38 न्यूटन। तो आपके पास एफ एस मैक्स की वैल्यू 48 न्यूटन, एफ के की वैल्यू 38 न्यूटन। इसका मतलब टू स्टार्ट द मोशन मिनिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स वो कितना है आपके पास, 40 न्यूटन। यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है मिनिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स, इट इज नॉट द मिनिमम फोर्स। हम इस आगे चल के देखेंगे क्या यही सबसे कम फोर्स होगा या और भी कम फोर्स पे हम चीजों को चला सकते हैं। तो वहां ये हॉरिजॉन्टल वाला क्राइटेरिया हटा देंगे, और सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा, मिनिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स वाली चीज बचेगी। तो मोशन को स्टार्ट करने के लिए आपको कितने फोर्स की जरूरत है, 40 न्यूटन। और मोशन को कंटिन्यू रखने के लिए आपको कितने की जरूरत पड़ेगी, 38 न्यूटन की जरूरत पड़ेगी। यानी अगर इसी का हम इसी को ग्राफिकली अगर हम समझें यहाँ पे,
यहां पे आपके पास ये अप्लाइड फोर्स है और ये आपके पास जो एक्सेस है ये फ्रिक्शनल फोर्स की है। ये जो पॉइंट आपके पास है ये आपके पास एफ एस मैक्स है और ये वाला पॉइंट आपके पास जो है ये किसके बराबर है, एफ के बराबर है। इस जगह को हम बोलते हैं इंपेंडिंग स्टेट। इंपेंडिंग स्टेट का मतलब आप ऐसे समझ लें कि मैं अगर आपसे बोलूंगा कि अप्लाइड फोर्स 40 न्यूटन है, यानी जो अप्लाइड फोर्स है आपके पास वो कितना है, 40 न्यूटन। तो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस चीज को आप खुद से आपको डिसाइड करना है कि ऑब्जेक्ट चल रहा है या रुका हुआ है। इंपेंडिंग का मतलब कि हम उस सिचुएशन को ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं बोल सकते, आपको बस बताना पड़ेगा कि अगर मैं पूछूंगा कि भाई क्या कंडीशन होगी कि ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, तो आपके पास कौन से अप्लाइड फोर्स की वैल्यू लोगे, 40 न्यूटन, या एफ एस मैक्स की वैल्यू क्या लोगे, 40 न्यूटन। अगर मैं कहूंगा कि जस्ट चलने लगे उसके लिए भी आप क्या लोगे, 40 न्यूटन। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपके पास जब भी हम लोगों को कोई चीज की एक लिमिटिंग वैल्यू के बारे में पूछेगा कि चलने से पहले या रुके रहने से पहले की क्या कंडीशन होगी, तो इट इज ऑलवेज एफ एस मैक्स। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो इस बात को और अच्छे से समझ लेंगे। और इस बात को आपको ध्यान रखना है कि अगर मैंने 40 न्यूटन का फोर्स कंटिन्यू रखा तो आपको यह ध्यान रखना है जो आपके पास अब नेट फोर्स आ जाएगा, मैंने कितना फोर्स अप्लाई किया, 40 न्यूटन, और इसको अगर कंटिन्यू रखा तो नेट फोर्स अब मेरे पास कितना आ जाएगा, 40 माइनस 38। तो कई बार न्यूमेरिकल आता है जिसमें आपके पास जो है एक्सेलरेशन पूछ लेते हैं कि अगर हमने फोर्स को कंटिन्यू रखा तो आपके पास कितना एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो अगर 2 न्यूटन है आपके पास, मास जो है 10 kg है, तो जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो किसके बराबर आ जाएगी, 2/10, 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि आपको इसको चलाने के लिए कितने फोर्स की जरूरत है, 40 न्यूटन की। अगर आपको वो फोर्स मिल गया और आप उसको लगाते रहोगे और वो चलने लगेगा, तो फिर आपको उसको चलाते रहने के लिए कितने फोर्स की जरूरत है, 38 न्यूटन की। तो आपके पास एक्स्ट्रा फोर्स कितना आया, 2 न्यूटन का एक्स्ट्रा फोर्स आया। उस 2 न्यूटन के एक्स्ट्रा फोर्स की वजह से आपके पास कितना एक्सेलरेशन यहाँ पे आ जाएगा, 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर हमारे पास जितना फोर्स चलाने के लिए चाहिए उसको हम कंटिन्यू रखेंगे तो क्या एक्सेलरेशन होगा। तो आपको मेरी ये वाली बात समझ में आई, आपको चलाने के लिए क्या फोर्स चाहिए, 40 न्यूटन का, चलाते रहने के लिए कितना फोर्स चाहिए, 38 न्यूटन का। तो अगर हम 40 कंटिन्यू रखेंगे वो चलने लगेगा तो रिक्वायर्ड फोर्स 38 है जो अपोज करना है, जिसका जो अपोजिशन होगा। तो आपके पास एक्स्ट्रा फोर्स 2 न्यूटन का आएगा, एक्सेलरेशन उसमें अगर मास से डिवाइड करेंगे तो 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का आएगा। अदरवाइज सिर्फ चलाते रहना है तो आपको क्या लेना होगा, एफ के। अब आपको बस एक बात और ध्यान रखनी है कि इन नॉर्मल न्यूमेरिकल्स आपको करना क्या होता है, म्यू एस बराबर म्यू के बराबर म्यू, अनलेस अंटिल आपको स्टेट ना किया हुआ हो कि म्यू एस आपके पास इतना है, म्यू के आपके पास इतना है, तो हम इस जो डिफरेंस है इसको हम नहीं जो है लेके चलते हैं। हम ये मान लेते हैं कि चलाने में भी कितना फोर्स चाहिए, 40 न्यूटन, और चलाते रहने के लिए भी कितना फोर्स चाहिए, 40 न्यूटन। तो आपके मैक्सिमम 90% क्वेश्चंस होंगे उसमें म्यू एस और म्यू के की वैल्यू नहीं दी जाएगी, सिर्फ आपको क्या दिया जाएगा, म्यू। म्यू का मतलब आपके पास क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो हम इस चीज को जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, हमने इसको डिस्कस किया कि भाई आपके पास चलाते रहने के लिए चलाने के लिए ज्यादा चाहिए, चलाते रहने के लिए कम चाहिए। अब इसका कहीं यूज नहीं है, यूज होगा तो वो बहुत क्लियरली आपको म्यू एस और म्यू के की वैल्यू देगा। यानी अगर हम उस ग्राफ को देखें तो वो ग्राफ भी आपके पास कुछ चेंज होके ऐसा आ जाएगा। ये आपके पास कौन सी वैल्यू हो गई, एफ एस मैक्स, और ये एफ एस मैक्स ही किसके बराबर होगी, एफ के। ये आपके पास फ्रिक्शनल फोर्स है और ये आपके पास अप्लाइड फोर्स है। तो यहां पे कोई हमारे पास जो है वो एक ट्रफ नहीं आएगा, हमारे पास वो नीचे की तरफ नहीं आएगा। हम ये मान लेंगे एफ एस मैक्स और एफ के सेम है, और इससे हमारे किसी कंसेप्ट पे या किसी न्यूमेरिकल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको इसको ध्यान में रखते हुए आगे चलना है।
एग्जाम्पल 1 लेते हैं। एक इंक्लिनेशन है हमारे पास थीटा एंगल का, और ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है विच इज केप्ट स्टेशनरी। दिस ब्लॉक इज stationary on this inclined plane. तो अगर आप इसके ऊपर फोर्सेस की बात करो तो अब धीरे धीरे आपको आइडिया हो रहा होगा फोर्सेस आपके पास क्या क्या होंगे। mg sin थीटा along the incline, इसके परपेंडिकुलर आपके पास जो है mg था जिसके हमने mg sin थीटा और ये क्या लिया mg cos थीटा। अगर ये थीटा होगा, ये फोर्स आप भूल जाओ mg, इसके दो कंपोनेंट mg sin थीटा mg cos थीटा, ये आपके पास क्या होगा नॉर्मल रिएक्शन। और अगर ये रुका हुआ है तो यहाँ कौन सा फोर्स लगेगा आपके पास Fs। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है तो आप सीधा किसी Fs मैक्स या Fk के बारे में नहीं करते, आप वहां क्या लगाओगे Fs लगाओगे। इन सारे फोर्सेस की वजह से ये रेस्ट पे है, तो इक्वेशन पहली क्या हो जाएगी r इज इक्वल टू mg cos थीटा, ये इक्वेशन 1 है। और दूसरी इक्वेशन यहाँ पे आपके पास किसके बराबर हो जाएगी, जो आपके पास Fs है वो किसके बराबर हो जाएगा mg sin थीटा, ये इक्वेशन 2। अब थोड़ी देर के लिए इमेजिन करिए कि ये एंगल को हम इंक्रीज करते जा रहे हैं, तो आपके पास ये कंपोनेंट इंक्रीज होता चला जाएगा, साइन थीटा बढ़ता चला जाएगा, साथ साथ ये फ्रिक्शन को अपनी वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, तब जाके आपके पास वो उसको रोक पाएगा। लेकिन वो जो लिमिटिंग केस होगा फॉर मैक्सिमम थीटा किसके लिए, जब कोई मोशन स्टार्ट ना हो, जब वो स्लिप करना स्टार्ट ना करे, तो आपके पास ये Fs किसके बराबर हो जाएगा, Fs मैक्स के बराबर हो जाएगा। तो जिस समय आपके पास आप वो कंडीशन देखना चाहते हो कि जिस एंगल तक ये रुका रहे, तो वो एंगल कौन सा होगा, जब Fs की जगह कौन ले लेगा, Fs मैक्स ले लेगा, तो वो जो करस्पॉन्डिंग एंगल होगा वो आपके पास मैक्सिमम एंगल है जिस पे ये रुका रहे, और उस एंगल को हम आगे चल के क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिपोज। तो ये जो मैक्सिमम आपके पास एंगल आया है इसका नाम क्या होगा, एंगल ऑफ रिपोज। तो अगर आप यहां पे इस चीज को आगे कंटिन्यू करते हो तो हमारे पास Fs मैक्स ये किसके बराबर हो जाएगा, म्यू इंटू आर। एक बार कई बार आर को ना हम लोग शुरुआत में, क्योंकि जनरली सारी चीजें हॉरिजॉन्टल सरफेस पे होती हैं, तो जनरली आर दिमाग में mg आ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे आर की वैल्यू किसके बराबर है, mg cos थीटा। और आने वाले कई सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जहां आर में mg के अलावा और भी चीजें आपके पास ऐड हो सकती हैं, सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। तो कोई चीज पहले से ही जो है आप डिसाइड करके मत रखिएगा। Fs मैक्स की वैल्यू किसके बराबर है, म्यू आर, और ये किसके बराबर होनी है, mg sin थीटा। यहां से Fs मैक्स mg sin थीटा, और ये थीटा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। तो म्यू आर की वैल्यू आपको पता है, आर की वैल्यू mg cos थीटा है, तो अगर आप यहां पे ये मैक्सिमम एंगल की बात कर रहे हो तो mg कट जाएगा, tan थीटा मैक्स ये किसके बराबर होगा, म्यू, यानी थीटा मैक्स की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, tan इनवर्स ऑफ म्यू, और इसी को आप क्या बोलोगे, एंगल ऑफ रिपोज। तो आपके सिलेबस में कई बार इसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है, व्हाट इज द एंगल ऑफ रिपोज। तो इट इज द मैक्सिमम पॉसिबल एंगल टू for the stationary status of this object on this inclined plane. There is no relative motion between this inclined plane and the surface. The maximum possible value of this angle is tan inverse of mu. Let us suppose mu is equal to 1 by root 3. हमने एक assume करा mu की वैल्यू कितनी है, 1 by root 3, तो मैक्सिमम थीटा आपके पास किसके बराबर हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 1 by root 3। और आपको ये थोड़ा सा मैथमेटिक्स देखिएगा, 1 by root 3 किस पे आता है, 30 डिग्री पे। तो आपको ये पता लग गया कि 30 डिग्रीज पे आपके पास 30 डिग्री तक इंक्लाइन रखोगे तो ये रुक सकता है, लेकिन 30 से जैसे ही आप एंगल को इंक्रीज करोगे ये इमीडिएटली क्या करने लगेगा, स्लाइड करने लगेगा।
टू प्रिवेंट स्लाइडिंग द मैक्सिमम एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिपोज। और इस क्वेश्चन में मैंने एक आसान सी वैल्यू जिससे कि आप tan को समझ सकें, तो वो आपके पास कितनी आ रही है, 30 डिग्री। थोड़ा सा फ्रेम कट रहा है लेकिन दिस इज 30 डिग्री, आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखें आप, तो एंगल ऑफ रिपोज आपको समझ में आ गया, इसको आपको याद रखना है। यहीं आपके पास एक छोटी सी चीज और है, उसको भी देखें, और वो आपके पास क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन कैसे डिफाइंड है, एंगल बिटवीन द कॉन्टैक्ट फोर्स एंड द नॉर्मल रिएक्शन। It is the angle between the contact force and the normal reaction. Contact force आपने कई बार सुन लिया, एक बार जब मैंने नॉर्मल रिएक्शन आपको बताया तो भी आपको बोला कॉन्टैक्ट फोर्स, जब मैंने आपको फ्रिक्शन पर पढ़ाया तब भी मैंने आपको बोला कॉन्टैक्ट फोर्स। यानी कॉन्टैक्ट फोर्स आपके पास दो तरीके से होते हैं, एक सरफेस के नॉर्मल जिसको नॉर्मल रिएक्शन बोलते हो आप, एक सरफेस के अलोंग जिसको आप फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हो। तो मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है आपके पास, इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट जो है आगे की तरफ मूव कर रहा है, तो इस पे फोर्सेस क्या क्या लग रहे होंगे, mg, ये आपके पास लग रहा होगा रिएक्शनल फोर्स, और ये अगर मूव कर रहा है तो इस तरफ क्या लग रहा होगा, Fk। तो कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, इनका रिजल्टेंट, दिस इज F कॉन्टैक्ट, यानी F कॉन्टैक्ट का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, आर स्क्वायर प्लस जो फ्रिक्शनल फोर्स आपके पास है उसका स्क्वायर। दिस इज द नेट कॉन्टैक्ट फोर्स फ्रॉम द सरफेस। यानी सरफेस से इस ऑब्जेक्ट को कौन कौन से दो फोर्स मिल रहे हैं, एक रिएक्शनल फोर्स, एक काइनेटिक फ्रिक्शन। इनका रिजल्टेंट आप लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से आप देख लोगे, वो किसके बराबर हो जाएगा, √r स्क्वायर प्लस Fk स्क्वायर। लेकिन अभी हम किससे कंसर्न हैं, इस थीटा से। दिस थीटा इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। बस एक डेफिनेशन है आपको याद रखनी है कि इट इज द एंगल बिटवीन द कॉन्टैक्ट फोर्स, यानी दिस इज द कॉन्टैक्ट फोर्स एंड द नॉर्मल रिएक्शन। तो अगर आप देखोगे तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज है, तो tan थीटा की जो वैल्यू है वो tan थीटा की वैल्यू किसके बराबर आपके पास हो जाएगी, Fk अपॉन r। Fk की फिक्स वैल्यू होती है, वो होती है म्यू इंटू r अपॉन r, यानी थीटा आपके पास अब किसके बराबर आ गया, tan इनवर्स ऑफ म्यू। दिस इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू आपके पास किसके बराबर आई, tan इनवर्स म्यू। जो नेचर है आपका वो इतना सिमेट्रिकली बिहेव करता है तभी हम उसे पढ़ भी पाते हैं। तो अभी आपने देखा था कि जो आपके पास एंगल ऑफ रिपोज आया था कि हम कितना एंगल इंक्रीज करें कि वो बचा रहे उस पर चलने से, तो मैक्सिमम एंगल कितना आया था, tan इनवर्स म्यू। ये क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन का मतलब नॉर्मल फोर्स, यानी फ्रिक्शन की वैल्यू आपके पास जितनी कम होती जाएगी उतना ही ये एंगल आपके पास कम होता चला जाएगा। जितनी फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ती जाएगी उतना एंगल बढ़ता जाएगा। इस पे कोई न्यूमेरिकल बहुत बड़े नहीं आते, सिर्फ ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको याद रखने हैं। तो हमने दो चीजें सीख ली, दिस इज एंगल ऑफ रिपोज विच इज tan इनवर्स म्यू, दिस इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन विच इज ऑल्सो tan इनवर्स म्यू। आपके पास एक क्वेश्चन आता है, एन ऑब्जेक्ट इज देयर, m मास का ऑब्जेक्ट है, और ये जो ऑब्जेक्ट है आपके पास ये सरफेस पे रखा है जहां कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, और क्वेश्चन है फाइंड द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड for the object M to start sliding on the horizontal surface. तो find the minimum force required for the object M to start sliding on the horizontal surface. अब आप एक चीज खुद सोचना, अगर आपको कभी कोई एक
हॉरिजॉन्टल सरफेस पे कोई एक बड़ा सा बॉक्स दिया हुआ होगा और आपसे बोला जाएगा इसको खींचो, तो आप हमेशा उसमें लगे हुए हिंजेस जो है उनको पकड़ते हो और खींचते हो, तो आपका फोर्स सीधा नहीं होता, आपका फोर्स स्लाइटली ऊपर की तरफ से आप उसे खींच पाते हो। यानी इस ऑब्जेक्ट को खींचने के लिए फोर्स हॉरिजॉन्टल नहीं लगाओगे, फोर्स कहाँ पे लगाओगे, किसी एंगल थीटा के ऊपर लगाओगे, तो जाके आप देखोगे आप उसे आसानी से खींच पा रहे हो। और बड़ा सिंपल कारण है क्यों आप ऐसा कर रहे हो, क्योंकि इस फोर्स का एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ आएगा, तो जो ये दबाव है, जो रिएक्शनल फोर्स है इस ऑब्जेक्ट और सरफेस के बीच में, ये कम हो जाएगा। इसकी वजह से फ्रिक्शनल फोर्स भी आपके पास कम हो जाएगा। तो ज़्यादा आप कोई भी चीज़, आप किसी बेड को खिसकाना चाहते हो, आप किसी बक्से को खिसकाना चाहते हो जिसमें आपके पास पकड़ हो, पकड़ नहीं होगी फिर तो आपको पुश करना पड़ेगा हॉरिजॉन्टली। अगर पकड़ होगी कभी भी तो आप हमेशा उसको बिल्कुल सीधा नहीं खींचते, आप स्लाइटली उसको ऊपर करके फिर खींचते हो। वही चीज़ आपके पास है। तो हम क्या निकालने जा रहे हैं, मिनिमम फोर्स। अभी अगर मैं पूछूंगा व्हाट शुड बी द मिनिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, म्यू एम जी। म्यू एम जी का जब आप फोर्स लगाओगे तो ये चलना शुरू करेगा, लेकिन वो म्यू एम जी कौन सा फोर्स है, हॉरिजॉन्टल फोर्स। लेकिन यहाँ पे सवाल क्या पूछा हुआ है, मिनिमम फोर्स। तो आप इसको याद रखोगे। तो यहाँ पे आपके पास इस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या क्या फोर्सेस लगेंगे, एम जी डाउनवर्ड लगेगा, रिएक्शनल फोर्स इस तरफ लगेगा, इस F के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक F cos थीटा इधर, एक F sin थीटा इधर। फोर्सेस कहीं भी लग रहे हैं उस ऑब्जेक्ट पे, हम हमेशा उसको एक पॉइंट पे लगता हुआ मानते हैं। और हम इसको तब तक पॉइंट पे लगता हुआ मानेंगे जब तक हम लोग ट्रांसलेशनल मोशन पढ़ रहे हैं, लीनियर मोशन पढ़ रहे हैं। और जिस समय आप रोटेशनल मोशन की तरफ आ जाओगे, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की तरफ आ जाओगे, उस समय आपको जो है फोर्स का कहाँ पे एप्लीकेशन है वो भी आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। तो अभी आप बड़े खुश हैं, फोर्स कहीं पे भी लगे, हमें बस देखना है आगे लग रहा है, पीछे लग रहा है, ऊपर लग रहा है, नीचे लग रहा है, कहाँ से लग रहा है नहीं पता या नहीं जानने की जरूरत है। एम जी कहां से लगता है, ठीक सेंटर से। आर कहां से लगता है, सरफेस पे सेंटर ऑफ मास से होता हुआ। ये फोर्स आपके पास कहां लग रहा है, यहाँ पे कोई आपके पास हिंजेस होंगी जिसे पकड़ के लग रहा है, लेकिन आपको उस सबसे कोई मतलब नहीं, ये सारे फोर्सेस हैं। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये रोकने की कोशिश इसको कौन कर रहा होगा, फ्रिक्शनल फोर्स। अगर आप चाहते हो कि मिनिमम फोर्स पे ये खिंच जाए, तो इसका सीधा सीधा आपके पास तरीका क्या होगा कि वो इसको पार पा जाए। ये फोर्स आपके पास कम से कम इतना तो चाहिए कि वो एफ एस मैक्स को ओवरकम कर ले, मिनिमम फोर्स चाहिए। तो अब आपके पास अगर हम इसको देखेंगे तो यहाँ पे इसको सीधा हम क्या लिख सकते हैं, एफ एस मैक्स लिख सकते हैं। दिस इज एफ कॉस थीटा, एफ साइन थीटा, आर और एम जी। तो अगर आप यहाँ पे इसके या और हमें इसे खींचना है और हमें कोई एक्सेलरेशन की जरूरत नहीं है, बस ये मूव करने लगे, चाहे इसकी वेलोसिटी लगभग जीरो हो, 1 mm/s की स्पीड हो, बस हमें इसे खींच के ले जाना है। यानी इसकी स्पीड आपके पास हमें कोई मतलब नहीं है, स्पीड कम हो आपके पास, लेकिन ये बस चलना शुरू कर दे, यानी एक्सेलरेशन की जरूरत नहीं है। ए जीरो है, ए जीरो का मतलब हमारे पास नेट फोर्स जो होगा वो जीरो होगा। इसी तरीके से आप क्वेश्चंस को करते हो। तो यहाँ पे जो वर्टिकल में जो इक्वेशन बनेगी वो आप एक बार खुद भी सोचो, ये और ये मिलके किसके बराबर होंगे, एम जी के। तो आर माइनस एफ साइन थीटा, आर प्लस एफ साइन थीटा, ये दोनों ऐड होके किसके बराबर होंगे, एम जी। मुझको अभी आर की जरूरत पड़नी है, तो आर की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, एम जी माइनस एफ साइन थीटा। क्यों आर की जरूरत पड़नी है, क्योंकि जो नेक्स्ट इक्वेशन बननी है वो हमारे पास क्या है, एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू एफ एस मैक्स। और जैसे आपने एफ एस मैक्स लिख दिया तो उसकी जगह आपके पास क्या आ जाएगा, म्यू इंटू आर। तो एफ कॉस थीटा म्यू, आर हमने ऑलरेडी निकाल के यहाँ पे रखा हुआ है, ये आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, एम जी माइनस एफ साइन थीटा। इसको आप थोड़ा सा रीअरेंज करोगे तो एफ कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू एम जी। तो यहां से आपके पास f की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, म्यू एम जी अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। ये आपके पास f की वैल्यू आ गई, f इज इक्वल टू म्यू एम जी, एफ कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, ये इसकी वैल्यू आपके पास आ गई। अब देखो आपको एक छोटी सी मैथमेटिकल चीज है, कभी भी a cos थीटा प्लस b साइन थीटा, ये एक्सप्रेशन है आपके पास, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो किसके बराबर होती है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, माइनस ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
फिजिक्स की जो भाषा है वो मैथ्स है, तो बिना मैथ्स के तो हम फिजिक्स कभी करते ही नहीं। तो अगर ये आपके पास a cos थीटा प्लस b sin थीटा है, तो इस पूरे एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मिनिमम वैल्यू माइनस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये f अब मिनिमम कब होगा, जब ये नीचे रखी हुई चीज़ क्या होगी, मैक्सिमम होगी। यानी अब अगर आपको देखना है कि ये f की मिनिमम वैल्यू कितनी होनी है, तो वो किसके बराबर होगी, म्यू एम जी अंडर रूट, a की जगह यहाँ पे क्या है 1, b की जगह क्या है म्यू, तो 1 स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर, यानी 1 प्लस म्यू स्क्वायर। ये आपके पास मिनिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स है जो हमें इस न्यूमेरिकल में चाहिए था। और आपको देख के ही पता लग रहा है कि मिनिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना है, म्यू एम जी, और मिनिमम फोर्स कितना है, म्यू एम जी अपॉन 1 प्लस म्यू स्क्वायर, यानी और कम हो गया। अगर इस म्यू की वैल्यू थोड़ी देर के लिए अगर हम मान लेते हैं कुछ भी आपके पास वैल्यू होगी, तो म्यू एम जी की वैल्यू अगर 10 है, तो ये सॉल्व होके आपके पास कुछ 6 पॉइंट समथिंग या 7 पॉइंट समथिंग होगी, यानी और कम वैल्यू लेके आप इस ऑब्जेक्ट को चला सकते हो या खींच सकते हो। यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसी जो अभी हमने एफ मिनिमम देखा, और एफ मिनिमम के लिए हमने जो बात करी कि वो आपके पास म्यू एम जी अपॉन अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर है। आपके एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है, वो आपके पास जो है लॉन मूवर के लिए है। लॉन मूवर या जो आपके पास जो घास काटने वाली मशीन होती है, तो वो हमेशा बोला जाता है इट इज ईजियर टू पुल दिस लॉन मूवर रादर पुशिंग इट। यानी आपके पास अगर ये लॉन मूवर यहां रखा हुआ है, तो आप इसको इसको आगे की तरफ जो है खींचना पसंद करोगे रादर धक्का देने के, क्योंकि अगर आप धक्का दोगे तो आपके पास फोर्स कैसा लगेगा, इस तरीके से फोर्स लगेगा। अगर आप धक्का दोगे नॉर्मल रिएक्शन बढ़ जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। आप क्या करना चाहोगे, इसको ऊपर की तरफ फोर्स लगाओगे, जिससे कि अभी जैसा हमने किया था नॉर्मल रिएक्शन कम हो गया था और फ्रिक्शन की वैल्यू आपके पास कम हो गई थी। तो it is always easier to pull the lawn mover rather pushing it। तो ये आपके पास एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसको आप हमेशा याद रखेंगे। अब देखें आप बच्चों, एक एग्जांपल और ले रहे हैं। ये एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसका कोई भी मास हो सकता है, अभी मैं उसको कंसीडर नहीं कर रहा ज्यादा। ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट रखा है स्मॉल एम, इसको थोड़ी देर के लिए मान लो कैपिटल एम का ऑब्जेक्ट है। तो आपको एक चीज पक्का है कि अगर मैं इसके ऊपर फोर्स लगाना शुरू करूंगा तो ये आगे चलेगा, ये ऑब्जेक्ट भी चाहेगा इसके साथ साथ आगे चले, लेकिन इस ऑब्जेक्ट को आगे ले जाने वाला फोर्स कौन सा है, फ्रिक्शनल फोर्स। अगर इनके बीच में फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगा तो आप इस ऑब्जेक्ट को, ये सरफेस स्मूथ है, नीचे वाला सरफेस स्मूथ है, और अगर आपके पास ये सरफेस पे स्मूथ हुआ तो ये ऑब्जेक्ट तो निकल जाएगा, लेकिन ये ऑब्जेक्ट नीचे गिर जाएगा। अभी हम मान रहे हैं कि यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स कितना है, म्यू का है, और आप इसमें एफ का फोर्स लगा रहे हो, और ये सिस्टम जो है साथ साथ चल रहा है। तो क्वेश्चन आपके पास पूछा जा सकता है कि व्हाट शुड बी द मैक्सिमम फोर्स एफ मैक्स एंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन फॉर द सिस्टम to avoid any sliding or to avoid any relative motion between these two objects। तो क्या करोगे आप लोग, आपने इसको खींचना शुरू किया, जैसे ही आप इसे खींचना शुरू करोगे, और हम ये मान के चल रहे हैं कि ये दोनों साथ साथ हैं, ये दोनों साथ साथ हैं, तो ये पूरा एक सिस्टम की तरह काम करेगा। F इक्वल्स टू एम ए में F की जगह तो F है, m की जगह क्या आ जाएगा आपके पास, m प्लस स्मॉल m इंटू ए, और आपके पास यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, f अपॉन m प्लस m। या आप इसको इसी तरह पे रख के छोड़ सकते हैं। लेकिन ये आपके पास क्या हुआ, पूरा सिस्टम, पूरा सिस्टम का मतलब ये m और स्मॉल m दोनों मिलके सिस्टम बना। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं FBD ऑफ स्मॉल m, तो FBD ऑफ स्मॉल m क्या बनेगा, mg डाउनवर्ड, रिएक्शनल फोर्स ऊपर, और Fs का फोर्स, इस पे फ्रिक्शनल फोर्स कहां लगेगा, आगे की तरफ,
जो इसको कौन सा एक्सेलरेशन दे रहा होगा, ए, इस सिस्टम का। तो Fs ही वो फोर्स है जो आपके पास इस m मास को a का एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा। अगर आप इस फोर्स को बढ़ाना शुरू कर दोगे तो इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन बढ़ना शुरू हो जाएगा। इस सिस्टम का एक्सेलरेशन बढ़ने लगेगा तो ये Fs भी बढ़ने लगेगा। तो ऐसा नहीं है कि आप इसे जितनी मर्जी चाहे तेजी से खींच लो, ऐसा नहीं हो पाएगा। इसके पास जो एक्सेलरेशन है उसकी आपके पास एक मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो फॉर a इज इक्वल टू ए मैक्स, और वो वैल्यू कब होगी, जब Fs किसके बराबर हो जाएगा, Fs मैक्स के बराबर हो जाएगा। तो आपके पास Fs मैक्स आपको m मास को a का मैक्सिमम एक्सेलरेशन दे रहा है और उसको a नॉट लिख रहे हैं। तो Fs मैक्स की वैल्यू आपको हमेशा से पता है, वो क्या होती है, म्यू इंटू आर विच इज एम ए नॉट, और यहाँ पे r की वैल्यू आपके पास किसके बराबर है, mg। तो म्यू एम जी इज इक्वल टू एम ए नॉट। तो आपके पास जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऊपर वाले ब्लॉक का हो सकता है वो किसके बराबर होगा, म्यू जी के बराबर। यानी ऊपर वाला ब्लॉक जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन से चल सकता है वो किस पे डिपेंड करेगा, इसके और इस सरफेस के बीच का जो फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट है सिर्फ उसी के ऊपर डिपेंड करेगा, और वो आपके पास किसके बराबर होगा, म्यू इंटू जी के बराबर होगा। तो अब आप यहाँ पे इस एक नॉट की वैल्यू रख सकते हो, इसको मैं रब कर रहा हूँ जिससे आप यहीं पे देख सकें। यानी जो मैक्सिमम फोर्स आप अप्लाई कर सकते हो वो कितना हो जाएगा, m प्लस स्मॉल m, और इस a की वैल्यू क्या है, म्यू जी। इतना मैक्सिमम फोर्स आप अप्लाई कर सकते हो कि पूरा सिस्टम साथ साथ चले। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, वो एग्जाम्पल पे एनसीईआरटी के ऊपर क्वेश्चन है, उसको देखिए। ये आपके पास एक एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ये आपके पास इमेजिन करिए ये एक ट्रक है आपके पास, और ये ट्रक का पूरा आपके पास जो लेंथ है वो कितनी है, 5 मीटर की। एक ऑब्जेक्ट आपके पास रखा हुआ है, और थोड़ी देर के लिए मानिए जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है यहाँ पे, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू जो है वो है 0.15। तो व्हाट शुड बी द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक, वो किसके बराबर होना चाहिए, म्यू इंटू जी। यानी 0.15 इंटू 10, तो ये कितना हो गया, 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब आप इसको ध्यान से समझो, ये एक ट्रक है, इस ट्रक के ऊपर आपने एक ऑब्जेक्ट को रख दिया, और आप इस ट्रक को किस मैक्सिमम एक्सेलरेशन से चला सकते हो, 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब आप इतने एक्सेलरेशन से चला रहे होगे तो फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम स्ट्रेंथ लगा के इसको आगे लेके चलना शुरू कर रहा होगा। लेकिन इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रक वो आपके पास है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर ट्रक कितने एक्सेलरेशन से जा रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये जो ऊपर रखा हुआ ऑब्जेक्ट है वो भी आगे ही जा रहा होगा, लेकिन वो अपने मैक्सिमम एक्सेलरेशन से जा रहा होगा विच इज 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ध्यान रखना, अगर थोड़ी देर के लिए आप ग्राउंड पे खड़े हुए हो, अगर आप ग्राउंड पे खड़े हुए हो तो ग्राउंड से आपको एक ट्रक कितने एक्सेलरेशन से जाता हुआ दिख रहा होगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, और ये ब्लॉक कितने एक्सेलरेशन से जाता दिख रहा होगा, 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। ये किस वजह से जा रहा होगा, क्योंकि अब इस पे एक फोर्स आगे ही लग रहा होगा, बस उस फोर्स का नेचर चेंज हो गया होगा। वो फोर्स आपके पास क्या हो गया, एफ के। क्यों, क्योंकि नीचे वाला सरफेस ज्यादा तेज भाग रहा है, ये उतनी तेज नहीं भाग पा रहा, तो रिलेटिवली नीचे वाला सरफेस आगे, और उसके रिस्पेक्ट में ये पीछे की तरफ स्लाइड कर रहा होगा। और आप देखोगे थोड़ी देर बाद जब ट्रक आपके पास आगे जाएगा तो ये जो बक्सा है अगर किसी चीज से बंधा नहीं हुआ है तो वो नीचे गिर जाएगा। हमसे यही पूछा है कितने टाइम में या कितना आपके पास चीजें होंगी कि ये बक्सा आपके पास नीचे गिर जाएगा। यानी अगर वापस से हम इसको शुरू करते हैं कि ट्रक का एक्सेलरेशन 1.5 या इससे कम रहेगा तो ये दोनों साथ साथ चलेंगे, फ्रिक्शन इतना सफिशिएंट है कि ये एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर दे। लेकिन ड्राइवर अगर ज़्यादा एक्सेलरेट करेगा गाड़ी को तो आपके पास ये डब्बा जो है ये पीछे की तरफ चलने लगेगा। कब दिखेगा ये पीछे की तरफ, ये जो आदमी है इसको ये आते दिखेगा, और यहाँ पे जो आपके पास एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ट्रक
वो आपके पास कितना हो जाएगा 2 माइनस 1.5 दैट इज 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी ट्रक के रिस्पेक्ट में अगर आप ट्रक पे खड़े हो तो बक्सा आपको इस वाले जो आदमी है इसको ये बक्सा अपनी तरफ आता हुआ दिखाई पड़ेगा और कितने एक्सेलरेशन से 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ध्यान रखिएगा ट्रक भी आगे जा रही है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से, ये बक्सा भी आगे जा रहा है 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से, लेकिन नीचे वाली जो चीज़ है जो सरफेस है वो ज़्यादा तेज़ी से जा रही है। अगर आपके पास ये मार्कर रखा है और मैं बहुत तेज़ी से अपना हाथ आगे लेके जाऊंगा, बहुत तेज़ी से हाथ आगे लेके जाऊंगा, तो बस आप इमेजिन करिएगा मैं भी आगे जा रहा हूँ, ये मार्कर भी आगे जा रहा है, लेकिन मार्कर मेरे रिस्पेक्ट में क्या होगा, पीछे आके गिर जाएगा, लेकिन मार्कर अपने जो उसकी पोजीशन है उससे तो वो आगे ही पहुंच चुका होगा। तो ये ऑब्जेक्ट ओवरऑल तो आगे जा रहा है लेकिन इस ट्रक के रिस्पेक्ट में पीछे की तरफ जा रहा है, और कितने एक्सेलरेशन से पीछे की तरफ जा रहा है, 0.5 मीटर। अगर इनिशियल स्पीड हम ट्रक के रिस्पेक्ट में 0 मानेंगे, चीज़ें स्टार्ट हुई है, डिस्टेंस जो कवर करनी है वो कितनी कवर करनी है 5 मीटर, और हमसे टाइम पूछा गया है, एक्सेलरेशन ट्रक के रिस्पेक्ट में कितना है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये डिस्टेंस भी किसके ऊपर इसे कवर करनी है, ट्रक के ऊपर कवर करनी है। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस की जगह क्या रखोगे 5, u और t तो खत्म हो जाएगा क्योंकि u 0 है, हाफ a की जगह 0.5 इंटू टी स्क्वायर, ये 4 होगा, t की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 20 सेकेंड्स, अंडर रूट 20 सेकेंड इट इज अप्रॉक्सीमेटली 4 पॉइंट समथिंग कुछ सेकेंड। इतने टाइम में ट्रक पे से ये बक्सा गिर जाएगा। लेकिन आपको इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जो एक्चुअल डिस्टेंस कवर होगी, एक्चुअल डिस्टेंस ट्रक कितनी कवर करेगा, s इज इक्वल टू हाफ यू टी तो 0 है, a में कितना आएगा 2, टी स्क्वायर का मतलब 20, यानी ट्रक जो डिस्टेंस कवर करेगा वो कितना होगा 20 मीटर्स, और एक्चुअल में जो बॉक्स कवर करेगा डिस्टेंस आगे की तरफ ही वो कितनी करेगा हाफ इंटू उसका एक्सेलरेशन 1.5 टी स्क्वायर यानी 20, तो s कितना हो गया 15 मीटर। तो आपको बड़े अच्छे से सारी चीज समझ में आ रही होंगी कि ट्रक कितना चल गया आपके पास 20 मीटर, लेकिन ये बक्सा कितना आगे चल पाया सिर्फ 15 मीटर, इसीलिए ये आपके पास बक्सा जो है ट्रक से डिटैच हो गया, क्योंकि जो पूरे ट्रक का स्पैन था, जो लेंथ थी ट्रक के पीछे वो 5 मीटर की थी। मुझे उम्मीद है ये न्यूमेरिकल जो एनसीईआरटी का है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लास्ट क्लास में आप लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे, वैसे ही एक क्वेश्चन और मैं आप लोगों को देना चाहता हूं, फ्रिक्शन के ऊपर ही है। एक क्वेश्चन मैं फ्रिक्शन के ऊपर और आपसे करवाना चाहता हूं। इमेजिन करिए इमेजिन करिए तीन आपके पास ब्लॉक जो है ये एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखे हुए हैं। ये वाला ब्लॉक 2 kg का है, ये वाला ब्लॉक 3 kg का है, ये वाला ब्लॉक 7 kg का है। नीचे वाला सरफेस आपके पास कैसा है, स्मूथ है। हम फ्रिक्शन की बात भी कर सकते हैं, यहाँ पे मान लीजिए कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इन दोनों सरफेस के बीच में जो है वो 0.2 का आपके पास है, और अगर हम बात करें इन दोनों के बीच में तो वो आप मान लीजिए उसकी वैल्यू आपके पास जो है 0.1 का है। तो तीन ब्लॉक आपके पास रखे हुए हैं, एक 2 kg का ब्लॉक, एक 3 kg का ब्लॉक, एक 7 kg का ब्लॉक, और किस सरफेस पे रखे, स्मूथ सरफेस पे। हमें एक फोर्स अप्लाई करना है और वो फोर्स कितना है 10 न्यूटन का। वो फोर्स हम ऊपर वाले पे, फिर नीचे वाले पे, फिर नीचे वाले पे अप्लाई करेंगे, और हम ये देखना चाहेंगे ये सिस्टम आपके पास कितने एक्सेलरेशन से चलता है और इन सब के एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है, वो हमें जानना है कि ये साथ चलते हैं या कुछ अलग होता है या क्या होता है। ये क्वेश्चन आपको इसलिए ले रहा हूँ कि इससे फ्रिक्शन के बारे में थोड़ी जानकारी आपको और मिलेगी कि इसको सेंस ऑफ डायरेक्शन को कैसे देखते हैं। केस वन क्या है, F ऑन 2 kg ब्लॉक,
यानी दिस 10 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन 2 kg ब्लॉक, जो अपर मोस्ट ब्लॉक रखा हुआ है उसमें। अभी आप बस इस चीज का ध्यान रखना कि यहाँ पे जो आपके पास रिएक्शनल फोर्स होगा इस जगह पे, उसको मैं लिख रहा हूँ R1, यहाँ पे जो रिएक्शनल फोर्स होगा वो R2। तो अब आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा R1 की वैल्यू क्या होगी, 2G के बराबर, यानी 20 न्यूटन के बराबर। R2 की वैल्यू आपके पास किसके बराबर होगी, इनके बीच में जो रिएक्शनल फोर्स होगा, इसको पूरा सिस्टम मानेंगे तो 5 kg, यानी 50 न्यूटन। तो आप बड़ी आसानी से ये मान सकते हो कि अगर अलग अलग चल रहे हैं तो जो Fk1 इनके बीच में लगने वाला फोर्स Fk1, इनके बीच में लगने वाला फोर्स Fk2, यहाँ फ्रिक्शन है नहीं, Fk1 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 0.2 इंटू 20, म्यू, ये वाला फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट μ1, ये μ2, तो μ1 इंटू Fk1 की वैल्यू क्या होगी, μ1 इंटू R1, तो Fk1 की वैल्यू आपके पास क्या होगी, 0.2 इंटू 20, यानी Fk1 कितना हो जाएगा, 40 न्यूटन का, आई एम सॉरी 4 न्यूटन। इसी तरह से Fk2 की वैल्यू आपके पास क्या होगी, μ2 इंटू R2, μ2 कितना है 0.1, R2 कितना है 50, तो ये आपके पास किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम दोनों को बात करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 5 न्यूटन के बराबर। तो ये 4 न्यूटन, ये 5 न्यूटन। तो अब आप देखें यहाँ पे, अगर हम बात करते हैं फोर्स ऑन 2 kg ब्लॉक, तो अब थोड़ा सा ध्यान से सुनना आप सब लोग। आपके पास ये 3 ब्लॉक हैं, मैं थोड़ा सा इनके बीच में गैप दिखा रहा हूँ जिससे मुझे फोर्सेस बताने में आसानी हो। जब आप इस पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाओगे तो ये ब्लॉक भी आगे चलना चाहेगा, इसको आगे ले जाने वाला सिर्फ कौन सा फोर्स है, Fk1। तो इसके ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कहाँ लगेगा, पीछे की तरफ लगेगा। ये आगे चलने लगा तो ये भी आगे चलना चाहेगा, इसको आगे चलाने के लिए कौन सा फोर्स है, Fk2, तो इस पे कौन सा फोर्स लगेगा आपके पास, Fk2। तो ये फ्रिक्शन के डायरेक्शन आपको हमेशा मोशन के सेंस को समझते हुए लगेंगे। आप जैसे ऊपर वाले ब्लॉक को खींचोगे, तीनों की टेंडेंसी क्या होगी, आगे जाने की। क्यों होगी, फ्रिक्शन कहेगा आगे चलो, तो इससे फ्रिक्शन Fk1 आगे लेके जाएगा, लेकिन जब ये आगे लग रहा है इस पे, तो इस पे पीछे लगेगा। ये आगे चलने लगेगा तो ये बोलेगा कि मुझे भी आगे जाना है, तो उस पर कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, Fk2, तो Fk2 इस पे कहाँ लगेगा, पीछे की तरफ लगेगा। Fk1 के मैग्नीट्यूड फिक्स हो गए, विच इज इक्वल टू 4 न्यूटन Fk1, और Fk2 की वैल्यू 5 न्यूटन। तो अगर मैं आपके पास बोलूं 2, और ये आपके पास कितना है 3, और ये आपके पास कितना है 7, इसका एक्सेलरेशन A1 का, इसका एक्सेलरेशन A2 का, इसका एक्सेलरेशन A3 का, तो पहली इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी, 10 माइनस Fk1 इज इक्वल टू m इंटू A1, m की जगह 2 रखोगे, 10, Fk1 की वैल्यू आपके पास कितनी है 4, 2, A1 आपको निकालना है, तो अगर यहाँ पे A1 की वैल्यू देखोगे तो वो कितनी आ जाएगी, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपके पास A1 की वैल्यू आ जाएगी। फिर आप क्या करोगे, 3 वाले के लिए देखोगे तो 3 वाले के लिए Fk1 आगे, Fk2 पीछे, तो Fk1 की वैल्यू कितनी है आपके पास 4, Fk2 की वैल्यू कितनी है 5, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि Fk2 लगे। जब Fk2 लगेगा ही नहीं, तो आपके पास ये जो पूरा सिस्टम है ये 1 हो जाएगा, ये 10 kg का पूरा सिस्टम 1 हो जाएगा, और इस पे कौन सा फोर्स लगेगा, सिर्फ Fk1 का, जो किसके बराबर है आपके पास 4 न्यूटन के बराबर है। Fk1 की वैल्यू 4 न्यूटन, तो आपके पास दिस Fk1 इज इक्वल टू जो मास है इनटू एक्सेलरेशन। अब ये A2 और A3 बराबर ही होंगे, A2 बराबर A3, क्योंकि ये इनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा। आप फिर से सुन लो बच्चों, Fk1 की वैल्यू 4 थी, Fk2 की वैल्यू 5 थी, तो ऐसा नहीं हो सकता कि 4 लगे और 5 पीछे लगे, पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है का मतलब Fk2 लग ही नहीं रहा, Fs लग रहा है, यानी ये दोनों चिपके हुए हैं, अलग अलग नहीं है। तो ये जो आपके पास Fk1 है ये कितना है 4, ये कितना है 10 इंटू A2, तो A2 की वैल्यू कितनी होगी 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी A1 आपके पास कितना आ गया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और A2 बराबर A3 बराबर 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरह की सिचुएशन के साथ आप आगे चलेंगे। फिर अब आप नेक्स्ट केस में क्या करोगे, इसको आपने नोट कर लिया होगा पूरा। जब आप नेक्स्ट केस लोगे तो नेक्स्ट केस आपके पास क्या होगा, फिर से वही 2 kg वाला ब्लॉक, फिर से वही आपके पास 3 kg वाला ब्लॉक, एंड देन फाइनली वी हैव दिस 7 kg ब्लॉक। तो अब देखो आप, अब 10 न्यूटन का फोर्स इधर की तरफ लग रहा है,
तो ये दोनों चलना चाहेंगे, तो इस पे Fk1 कहाँ लगेगा, आगे की तरफ, इस पे Fk2 कहाँ लगेगा, आगे की तरफ, क्योंकि इनको चलाने वाले कौन है, Fk1 और Fk2। तो इन दोनों पे आगे की तरफ लगेगा। जब इन दोनों पे आगे की तरफ लगेगा तो बीच वाले पे आपके पास ये फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लगेगा, पीछे की तरफ आपके पास लगेगा। तो आप इस तरह से इसको सॉल्व करोगे तो आप देखोगे, पहले आप इसको सोच लीजिए, 10 माइनस Fk1 माइनस Fk2 इज इक्वल टू 3 इंटू A2। इसका एक्सेलरेशन कितना है, A1 का, इसका कितना है, A2 का, इसका कितना है, A3 का। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास 10 माइनस 4 माइनस 5 3 इंटू A2, तो A2 की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन अगर आप इसको अकेले को देखोगे तो Fk1 तो 4 है, तो यहां से एक्सेलरेशन की वैल्यू ज्यादा आएगी, जो हो नहीं सकता। अगर आप इसको खींच रहे हो तो ये ज्यादा एक्सेलरेशन से नहीं चल सकता, ये वाला ऑब्जेक्ट इसके साथ चलेगा या इससे कम एक्सेलरेशन से चलेगा, इसका मतलब Fk1 नहीं लग सकता। और सेम आपके पास अगर हम बात करते हैं 7 वाले की, तो ये 5 है, तो अगर मानते हैं कि ये 5 का फोर्स लग रहा है a इंटू 7, तो आपके 7 इंटू ए, तो a की वैल्यू कितनी होगी, 5/7 विच इज मोर देन 1/3। यानी आपके पास ये सारी की सारी चीजें आप पॉसिबल नहीं है। जब ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं है तो ये पूरा सिस्टम जो है एक ही तरीके से चलेगा। यानी आपके पास ये पूरा आपके पास 12 kg का जो आपके पास ब्लॉक है, इस पे 10 न्यूटन का फोर्स लगेगा, तो A1 बराबर A2 बराबर A3, वो किसके बराबर हो जाएगा आपके पास, 10/12 यानी 5/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक ऐसे ही एक एग्जाम्पल आपके पास जो है वो HC वर्मा में है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, न्यूमेरिकल वैल्यूज अलग अलग होंगी, आप उसमें करके देखिएगा सर HC वर्मा के क्वेश्चंस। लास्ट में अगर आप फोर्स जो है, समय ज्यादा हो चुका है, लास्ट में बस आप फोर्सेस को देख लीजिए। अगर 10 न्यूटन का फोर्स आप इस पे लगाओगे तो ये Fk2 इधर लगेगा, इस पे Fk2 इधर लगेगा, इस पे Fk1 इधर लगेगा और इस पे Fk1 इधर लगेगा। तो इसके बाद हमारे पास एक लास्ट इसका वीडियो का एक लेक्चर और बचता है हमारा, उसमें हम लोग जो है इम्पल्स के बारे में बात करके इस चैप्टर को रैप अप करेंगे। और बाकी सारे क्वेश्चन, सारी चीज़ें आपको और दूसरे जो वीडियोस होंगे उसमें मिलेंगी। 11th का सर्कुलर मोशन को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें आपकी नेक्स्ट लेक्चर में, वो भी अप्रॉक्सीमेटली 50 मिनट्स का होगा, उसमें कवर हो जाएंगी। थैंक यू।